Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today we continue our journey into the topic of compromise, arrangement and amalgamation with part 4 of our chapter series. If you have not watched the previous parts, I highly recommend checking them out for a better understanding. You can find the link of those videos in the description box. So let's get started. Let's start with section 231. Power of tribunal to enforce compromise or arrangement. Tribunal here means NCLT. Enforce means to supervise, to modify and to wind up. ये सभी powers हैं NCLT के पास. Subsection 1 says that where the tribunal makes an order under section 230 sanctioning a compromise or an arrangement in respect of a company means compromise arrangement का order section 230 में आ गया है. ऑर्डर जो आता है वो सेक्शन 230 के अंडर ही आता है. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का आता है तो CAA 6 के अंडर आएगा, अदरवाइज CAA 7 में आता है फाइनल ऑर्डर. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. इट मीन्स NCLT. तो जब भी ऑर्डर पास कर दिया है NCLT ने, लेकिन उसके बाद भी NCLT के पास पावर होती है टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. जो भी स्कीम थी जिसको भी NCLT ने अप्रूव किया है, NCLT के पास पावर है कि वो पूरी स्कीम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है उसको पूरा सुपरवाइज करेंगे. तभी NCLT चेयरमैन अपॉइंट करते हैं. सब कुछ NCLT के हाथ में ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, उस क्रेडिटर्स को पैसे पे करने के लिए कंपनी ने कहा था कि कोई भी एक XYZ प्रॉपर्टी है वो कंपनी उसको सेल आउट कर देगी और क्रेडिटर्स को मनी पे कर देगी. अब स्कीम पास हो गई है, जब प्रॉपर्टी को सेल आउट करने का नंबर आया तब कंपनी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पा रही है ड्यू टू एनी रीजन कि कोई इलीगल उस पर किसी ने कब्जा कर लिया या वट. उस केस में भी NCLT के पास पावर है कि वो सुपरवाइज करेगी. सुपरवाइज का मतलब यहाँ पे दैट मीन्स कि वो कुछ भी जो उसको स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे उस प्रॉपर्टी को फ्री करवाने के लिए, लाइक हाई कोर्ट से ऑर्डर मंगवा के या पुलिस को ऑर्डर देके कुछ भी करके वो प्रॉपर्टी को इवैक्यूएट करवाएगी और पूरी स्कीम को मतलब सुपरवाइज करेगी तब तक जब तक वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है. तो सुपरविजन में इवैक्यूएशन भी प्रोसेस में आता है. अगर कहीं रिक्वायर्ड होता है तो इवैक्यूएशन also comes under supervision. Clause B says that it may at the time of making such order or at any time thereafter give directions in regard to any matter or make such modifications in the compromise or arrangement as it may consider necessary for the proper implementation of the compromise or arrangement. कुछ भी मॉडिफिकेशंस की रिक्वायर्ड होती है स्कीम पास होने के बाद भी, तब भी NCLT के पास पावर है कि वो उस स्कीम में मॉडिफिकेशन कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को पे करना था, स्कीम अप्रूव हो गई, क्रेडिटर्स को वो पे नहीं कर पा रही है. अब ABC प्रॉपर्टी का नाम उसमें मेंशन था कि हम उस प्रॉपर्टी को लेके पे करेंगे. कुछ भी रीजन हुआ, फिलहाल कंपनी पे नहीं कर पा रही है. अब कंपनी की ही कोई और उस कंपनी की कोई ग्रुप कंपनी थी, उसने बोला कि हम पे कर देंगे. ABC को पे करना था, XYZ कहती है कि कोई नहीं, हम पे कर देंगे. तो क्या वो कर सकती है? आंसर इज यस. NCLT इस स्कीम को मॉडिफाई कर सकती है कि अब XYZ ABC की जगह पे करेंगे. तो टू रिमूव द डिफिकल्टीज इन स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम को स्मूथली वो इम्प्लीमेंट हो जाए, डिफिकल्टीज खत्म हो जाए, इसलिए NCLT के पास पावर है कि वो अपनी स्कीम को मॉडिफाई कर सकती है. सबसेक्शन 2, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. अब सपोज कोई कंपनी है, कंपनी के पास जो क्रेडिटर्स थे उनको उन्होंने ये बोला कि वो एक प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने क्रेडिटर्स को पे कर देंगे. अब जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो 20 करोड़ थी एज पर दी रजिस्टर्ड वैल्यूअर. लेकिन जब वो प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए मार्केट में अप्रोच किया तब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 करोड़ ना निकल के 10 करोड़ आती है. तो इस केस में क्या होता है, अब क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी थी वो ग्रॉस ओवर वैल्यूएशन हो रखा था उस प्रॉपर्टी का,
तो एनसीएलटी इसमें क्या कर सकती है, अगर उस कंपनी के पास कोई और प्रॉपर्टी है जिसको वो स्कीम में ऐड ऑन करवा सकती है, तो एनसीएलटी एक तो उस स्कीम को मॉडिफाई करेंगे और उस प्रॉपर्टी को भी स्कीम में इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर शॉर्टफॉल हो रहा है तो कंपनी को जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी बेचकर क्रेडिटर्स को पे करना होगा। उसके साथ ही एनसीएलटी जो एनएफआरए है, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसमें कंप्लेंट फाइल करेंगे अगेंस्ट दैट रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर कोई भी हो सकता है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल करेंगे फॉर द नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से उन्होंने वैल्यूएशन में मिस्टेक करी, उसके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट फाइल करेंगे। अगर सपोज कंपनी के पास वो दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई भी रीजन की वजह से वो डेट पे नहीं कर पाते या जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, उस केस में कंपनी एनसीएलटी कंपनी का फिर वाइंड अप इशू करती है, वाइंड अप ऑर्डर इशू करती है। So, if the tribunal is satisfied that the compromise or arrangement sanctioned under Section 230 cannot be implemented satisfactorily with or without modifications, अगर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं ठीक है, अगर सेटिस्फाई तब भी नहीं होती है कि मॉडिफिकेशन के साथ भी वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, देन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट एज पर द स्कीम, it may make an order for winding up of the company and such an order shall be deemed to be an order made under section 273। तो अगर एनसीएलटी को लगेगा कि मॉडिफाई करके स्कीम इम्प्लीमेंट हो सकती है तो वो मॉडिफाई करेगी, अगर उनको नहीं लगता कि मॉडिफाई करके भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है तब वो उस केस में कंपनी को एक वाइंड अप ऑर्डर इशू कर देती है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3। Subsection 3 is about the provision of this section shall so far as may be also apply to a company in respect of which an order has been made before the commencement of this act sanctioning a compromise or an arrangement। इस एक्ट के आने से पहले, सपोज जिस दिन ये एक्ट आया है उसके 2 दिन या 3 दिन पहले भी अगर किसी कंपनी की स्कीम को अप्रूव किया है हाई कोर्ट ने, पहले हाई कोर्ट अप्रूव करता था, तो अगर अप्रूव कराए फिर भी एनसीएलटी के पास पावर होती है कि जब तक वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है एनसीएलटी उस स्कीम को सुपरवाइज कर सकती है। तो एनसीएलटी पे फिर भी सुपरवाइज करने की पावर होगी, एज इफ वो जो ऑर्डर पास हुआ था वो एनसीएलटी ने ही ऑर्डर दिया था। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।